दोस्तों नमस्कार। आज 28 मई की तारीख है, वर्ष वही 2020, और आज दो शख्सियतों को याद करने का मन है। एक का संबंध हास्य रस से, तो ज़िंदगी में हम लोग हंसना बिल्कुल भूल चुके हैं, और दूसरे का संबंध, दूसरी शख्सियत का संबंध स्वाधीनता आंदोलन से और उसके परिप्रेक्ष्य में इस शख्सियत के बारे में फैली हुई भ्रांतियों के बारे में है। मित्रों, पहले बात कर लेते हैं गोपाल प्रसाद व्यास की। गोपाल प्रसाद व्यास का ये पुण्यतिथि है उनकी आज का दिन, और इनका जो जन्म है वो पारसौली मैं आपको याद करा दूं पारसौली का, कि पारसौली वो स्थान है ज़िला मथुरा में जहाँ भक्ति काल के प्रमुख हस्ताक्षर संत कवि सूरदास ने अपने प्राण त्यागे थे। तो वो उनकी पुण्य तिथि का स्थान है पारसौली, और पारसौली में जन्म हुआ था सूरदास से सैकड़ों साल के बाद गोपाल प्रसाद व्यास का। अब उनका अवतार तो नहीं माना जा सकता। मैंने सिर्फ पारसौली के संदर्भ में आपको याद कराने के लिए कि पारसौली कौन सा स्थान है, आपको इसी बहाने से याद हो जाएगा। व्यास जी की विशेषता मित्रों, सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने हास्य रस की कविता और हास्य लेखन को एक बिल्कुल नई दिशा दी। अब इनकी जो विशेष देन है उसके बारे में आपसे बात करूंगा तो शायद आप खुद भी महसूस करेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान छा सकती है कि ये हमारे देश में पहले कभी महामूर्ख सम्मेलन नहीं होते थे। हर 1 अप्रैल को अक्सर, और उसके पहले होली के दिनों में, ये दोनों बातें अलग अलग तारीख़ों में होती हैं, लेकिन प्रथम अप्रैल को जब फूल्स डे मनाया जाता है तो वो भी हमारे यहाँ मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है। और होली के दिनों में भी ये एक परंपरा सी थी जिसमें व्यास जी की भूमिका प्रमुख होती थी, और उन्होंने ही ये महामूर्ख सम्मेलन के नाम से एक संगठन खड़ा किया था कि उसमें पहला नारा ये होता था कि दुनिया भर के मूर्खों एक हो जाओ, और ये बहुत बड़ी बात थी। और मित्रों, ये सब जो दूसरी इनकी विशेषता जो मैं समझता हूँ वो ये है कि लाल किले से कभी राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो उसकी जो शुरुआत थी, जो बुनियाद थी, वो गोपाल प्रसाद व्यास ने रखी थी। और तीसरी उनकी जो विशेषता है कि वो लगातार, आप अंदाज़ा लगाइए कि 35 वर्ष तक एक स्तंभ लिखते रहे, यत्र तत्र सर्वत्र। ये दैनिक हिंदुस्तान में छपता था। और वैसे इनका जो पत्रकारिता के दुनिया में पत्रकारिता की जो एक पंक्ति है उसमें बड़े कद्दावर पत्रकार के रूप में भी खड़े रहे। इनका संबंध दैनिक हिंदुस्तान के संपादकीय विभाग से रहा, जयपुर से प्रकाशित होने वाली राजस्थान पत्रिका के संपादकीय विभाग से भी रहा, और कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले सनमार्ग में भी इन्होंने संपादकीय विभाग में प्रतिष्ठित पदों पर, उच्च पदों पर काम किया। और उसके बाद एक विशाल भारत के नाम से समाचार पत्र था, बड़ा अपने समय का चर्चित समाचार पत्र, उसके प्रधान संपादक भी रहे। तो पत्रकारिता, हास्य लेखन, ये दो उनकी विशेषताएं रहीं। महामूर्ख सम्मेलन, लाल किले का राष्ट्रीय सम्मेलन, और ये सिलसिला जो है बहुत लंबा और सक्रिय ज़िंदगी वाला सिलसिला था इनका जीवन। और इनकी प्रवाह बड़ा होता था। जब ये कविता पढ़ते थे तो बड़े अंदाज में, बड़े प्रवाह के साथ पढ़ते थे। मुझे बचपन में एक बार सुनी थी उनसे कविता, वो अब तक उसकी पंक्तियाँ याद हैं कि एक मित्र मिले बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो। एक मित्र मिले बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस 6 रंग के राशन में भी तौन बढ़ाए जाते हो। तो ये प्रवाह जो था इनकी कविताओं में वो इतना ज़्यादा होता था कि लोग अनायास ही हंसने लगते। अब तो मित्रों, हंसने को हम लोग तरस गए हैं। अब तो या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, उर्दू का पुराना एक शेर है, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। और मित्रों, ये वाकई ठीक है। और हमारे एक दोस्त शायर ने भी लिखा था कि अब वज़ीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर, कि अब वज़ीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर आज खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। और इसी संदर्भ में मित्रों, दूसरा जिक्र जो शख्सियत का करना चाहूँगा वो है सावरकर।
सावरकर को मित्रों उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, उनके बारे में अनेक विवादों का उल्लेख भी कर सकते हैं, लेकिन उस शख्स की जो पॉजिटिविटीज़ थी, जो सकारात्मक पहलू था, उससे आप मुनकिर हो ही नहीं सकते। आप असहमत हो सकते हैं, आप उन पर दोषारोपण भी कर लीजिए, वो बातें अलग हैं, वो वैचारिकता के स्तर पर आप जो मर्ज़ी बहस चलाइए, लेकिन उस शख्स ने जिस तीव्रता के साथ संघर्ष किया और जिस दूरदृष्टि के साथ उसने अपने चिंतन की बुनियाद रखी, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और इसलिए आज मांग उठ रही है कि सावरकर को रिविज़िट किया जाना चाहिए, उसको दोबारा उसको नए सिरे से समझने की कोशिश तो करिए। मित्रों, अपने वक्त में ये दो शख्स आपस में परस्पर विरोधी टकराव वाले भी माने जाते हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे सावरकर, और उन्हीं दिनों में डॉक्टर अंबेडकर भी विशेष रूप से चर्चा में आए थे। लेकिन ये बड़ी एक आश्चर्य की बात रही कि वैचारिक स्तर पर ये लोग इतने कद्दावर ये सब लोग थे कि ये वैचारिक स्तर पर एक दूसरे का सम्मान करना इनकी एक फितरत में शामिल था। स्वयं सावरकर ने बहुत अनेक अवसरों पर लिखित रूप में और प्रकाशित निबंधों के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ़ की है कि डॉक्टर अंबेडकर की चेतना का कोई मुकाबला नहीं है। उनका जो चिंतन का जो स्तर है बहुत ऊंचा है, और डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक दो स्थानों पर इनकी जो बौद्धिक प्रखरता थी उसकी तारीफ़ की थी। आपस में ये बातें चलती थी। ये एक स्तर और था ज़िंदगी का, और जातिवाद के ख़िलाफ़ और अछूतोद्धार के पक्ष में अंबेडकर तो लड़े ही, लेकिन सावरकर भी कम नहीं लड़े। और यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे याद आता है कि ये 1937 में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन, उसमें ये अध्यक्ष थे। उसमें मित्रों अध्यक्ष पद से इस शख्स ने स्पष्ट किया था कि जो जातिवाद भी गलत है और हिंदू तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक वो कुछ एक अपनी जो अवधारणाएं हैं ना बदले। और उन अवधारणाओं में सबसे बड़ी जाति के बारे में थी, और बहुत सारी रूढ़ियों का विरोध स्पष्ट रूप से मुखर रूप से सावरकर ने किया था। सावरकर कितनी देर जेल में रहे, काले पानी में रहे, और कैसे उससे पहले वो एक समुद्री जहाज़ में ब्रिटिश जहाज़ से कूदे और कूदकर फ्रांस पहुँचे। ये एक लंबी दास्तान है जूझने की, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस आदमी ने बेहद कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया और ये हालात के विरुद्ध जाकर जूझा। और सबसे पहले मित्रों छोटी सी बात का मैं याद भी करा देता हूँ कि कांग्रेस ने तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 1930 में उसका प्रस्ताव पारित किया था। इस शख्स ने अपने संगठन में सन 1900 में पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव अपनी पार्टी के मंच से पढ़ा था, और उसके पक्ष में जो है संकल्प के रूप में सबसे हाथ खड़े करवाए गए थे। तो ये एक ज़िंदगी है जो विविधताओं से भरी भी है। सावरकर ने कविताएं भी खूब लिखी, ठीक है उनमें वीर रस ज़्यादा होता था, और उसमें जो देश प्रेम और राष्ट्रवाद इन पर आधारित थी कविताएं। वो लेखक बड़े प्रखर थे, विचारक बड़े प्रखर थे। अब इन चीज़ों से मुनकिर नहीं हुआ जा सकता। बाकी जहाँ तक ज़िंदगी में ये है कि एक उन पर आरोप ये लगे कि उन्होंने क्षमा एक बार याचना की थी, अब वो क्या संदर्भ था क्या नहीं था, कोई भी निष्पक्ष रूप से या तटस्थ रूप से उसके बारे में विचार करने को तैयार नहीं है। हम लोग या तो एंटी हैं या प्रो हैं, हम सत्य के अन्वेषक कम हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी शख्सियत को रिविज़िट किया जाना चाहिए, इनका पुनर्पाठ होना चाहिए। अगर हम किसी बात पर, किसी नुक्ते पर हम लोग परस्पर सहमत नहीं भी हो सकते, तो हमें कम से कम उन बिंदुओं को ज़रूर तलाश करना चाहिए जहाँ पर एक साझेदारी मुमकिन हो। और सबसे बड़ी बात मित्रों, अंत में सिर्फ ये बात ज़रूर मैं जोड़ना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी सावरकर ने प्रखर रूप से की थी, जिस बात का उल्लेख आज नहीं होता। वो ये महसूस करते थे कि जब तक ये आपस में भ्रांतियाँ दूर नहीं होंगी तब तक ये अखंड भारत की जो परिकल्पना है, उन दिनों में अखंड भारत की बात होती थी, तब तक ये परिकल्पना पूर्ण नहीं होगी। तो ऐसी शख्सियतों को आज के दिन, दोनों शख्सियतों को अपने अपने रूप में याद करना ये बेहद ज़रूरी और प्रासंगिक लगता है। शुक्रिया दोस्तों।